हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपका स्वागत है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आज हम अध्ययन करेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं का। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों ही चीज़ होती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप देख रहे हैं H2S प्लस ब्रोमीन HBr प्लस सल्फ़र बनता है। इसमें सल्फ़र हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और यह उपचयित होता है, यानी कि ऑक्सीकृत होता है। दूसरे समीकरण में भी आप देख रहे हैं सल्फ़र हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है। सल्फ़र हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाती है और सल्फ़र अलग हो जाती है, ये हाइड्रोजन आई में जुड़ जाती है, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसमें कमी हो रही है। इसके बाद आप दूसरे समीकरण नीचे देख रहे हैं, मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें मीथेन से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाती है, यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, या इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की ठीक विपरीत होती है। जिस प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वैसे ही अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन का ह्रास होता है, या दोनों ही होते हैं, तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि CuO प्लस H2O इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। इसमें आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन में जुड़ गई है और कॉपर जो है वो अलग से रह गया है, यानी कि यहाँ पर अपचयन हुआ है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके जिंक रह गया है, यानी कि जो जिंक है वो जिंक का अपचयन हुआ है। इसी प्रकार सल्फ़र हाइड्राइड और क्लोरीन की जब अभिक्रिया होती है, क्लोरीन की अभिक्रिया होने पर वह HCl बनता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसका मतलब है हाइड्रोजन की वृद्धि है। ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, यह अपचयन कहलाता है। और यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। कभी हम बहुत बार देखते हैं कि यह अभिक्रिया दोनों के दोनों एक साथ होती हैं। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है और रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख रहे हैं CuO H2 प्लस कॉपर प्लस जल का एक अणु निकलता है। तो CuO से ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। ह्रास होने के कारण यह हो गया है अपचयन हो गया है। ऐसे ही हाइड्रोजन में जल की वृद्धि हो गई है। जहाँ पर जल की वृद्धि होती है वह ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण जो अभिक्रियाएं हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं इनका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ता है। संक्षारण और विकृतकंदिता इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आपने चम्मच, एक चांदी की कोई चम्मच नई और एक बहुत टाइम बाद पुरानी चम्मच देखी होगी जिसमें कि काली सी एक परत चढ़ जाती है, या फिर आपने अपने घरों में तांबे के बर्तन में कुछ हरी परत सी देखी होगी, या लोहे की जो जंजीरें होती हैं, लोहे की जो भी सामग्री है वह कुछ समय बाद देखने पर भूरी भूरी सी दिखाई देने लगती है। यह सभी संक्षारण के उदाहरण हैं।
जिस प्रक्रिया में हवा जल नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह संक्षारित होने लगती है या धीरे धीरे वो खराब होने लगती है, यह प्रक्रिया संक्षारण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के बर्तनों में हरी परत चढ़ना, ये सभी संक्षारण के ही उदाहरण हैं। संक्षारण से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला है जस्तीकरण। धातु की सतह को पेंट कर सकते हैं। धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर उसे बचाया जा सकता है। अब बात आती है जस्तीकरण होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें धातुओं की सतह पर जिंक की पतली सी परत लगा दी जाती है। यह गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है, जिससे धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा, हम सेब काट के रखते हैं, कुछ देर बाद वह सेब लाल लाल सा होने लगता है, जिसे फिर खाने का मन नहीं करता। या फिर आपने अभी चिप्स के पैकेट देखे हो, फूले हुए होते हैं वैसे मार्केट में, कभी कभी वो अगर पिचके हों, अगर हम उसके खोल कर देखें तो उसके अंदर कुछ सीलन सी या फिर वो खाने लायक बदबूदार इस टाइप का हो जाता है, जिसे खाने का मन नहीं करता। तो यह कहलाती है विकृत गंधिता। यानी कि जो खाने की चीज़ें हमारी हैं जिनमें वसा है, तेल है, ये वायु के संपर्क में आती हैं तो इनमें ऑक्सीजन हो जाता है। वायु में ऑक्सीजन है और खाने के साथ मिलकर के उसका ऑक्सीकरण कर देती है और वो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन कर देती है। यह विकृत गंधिता कहलाती है। इससे जो खाद्य सामग्री हैं, चिप्स हैं, भुजिया हैं, हमारे बिस्किट हैं, ये सभी खराब होने लगते हैं, खाने का स्वाद बदल देते हैं और जिनको खाने का मन नहीं करता है। विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जो खाने की वस्तुएं हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी खराब ना हो सके। खाद्य सामग्रियों को पैकिंग करते समय उसकी जो ऑक्सीजन गैस है उसको हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जिससे कि वो खाने के ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, ऑक्सीडेशन से वो खराब ना हो सके। और उपचयन की दर को घटाने के लिए वायुमुक्त बर्तनों में खाने को रखा जा सकता है। जैसे कि हम घरों में अपने बिस्किट नमकीन जो भी बचे हुए होते हैं उनको एयरटाइट डब्बों में रख देते हैं ताकि उसमें हवा ना जाए, हवा के साथ ऑक्सीजन जाएगी और वह सामान ऑक्सीडेशन होकर ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाएगी जिससे उसे खाने का मन नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं ऊष्मा और प्रकाश से भी हमें इसे दूर रखना चाहिए। और हम देखते हैं अगर खाने की चीज़ें जो हमारी बच जाती हैं तो हम उसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फ्रिज के अंदर रखने से उसकी ऑक्सीडेशन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। तो आपने देखा एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में रखकर उसे रोक सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और रेफ्रिजरेटर में रख करके विकृत गंधिता को दूर किया जा सकता है। थैंक यू।